इतिहास गवाह है कि भारत में ब्रिटिश राज से लेकर आज तक न जाने कितने ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस आए, लेकिन एक नाम है जो कभी नहीं मिटा और वो है टाटा। वैसे तो टाटा ग्रुप की सर जमशेदजी टाटा ने 1868 में ही नींव डाल दी थी, लेकिन ऑटोमोबाइल्स के बिजनेस में टाटा ने कदम रखा था 1954 में। तब टाटा ने मर्सिडीज बेंज के साथ मिलकर कमर्शियल ट्रक्स बनाने शुरू किए थे और आज हमारे देश की इकोनॉमी में टाटा ट्रक्स की दम पर ही अधिकतर बिजनेस दौड़ रहे हैं। लेकिन फिर साल आया 1991, जब टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल्स के मार्केट में एंट्री ली और लॉन्च की थी अपनी लेजेंडरी सियरा। ये गाड़ी भी बेसिकली 1988 मॉडल टाटा के पिकअप ट्रक टेल्को लाइन पर बेस्ड थी, जिसे टाटा ने मर्सिडीज के साथ मिलकर बनाया था। यानी ये कह सकते हैं कि सियरा में मर्सिडीज का डीएनए था। 1991 में जब टाटा ने पैसेंजर व्हीकल्स बनाना शुरू किया तो उनकी हर कार अपने आप में किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं थी, क्योंकि टाटा ने सिर्फ एक रेगुलर प्रोडक्ट नहीं बनाया, बल्कि वो अपनी हर एक गाड़ी से एक नया सेगमेंट और कैटेगरी बनाते जा रहे थे। जैसे टाटा सियरा टेक्निकली इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस कॉम्पैक्ट एसयूवी थी। 1992 में आई टाटा एस्टेट इंडिया की फर्स्ट स्टेशन वैगन थी। 1994 में आई सुमो देश की पहली एमपीवी कार थी और 1998 में आई ओजी सफारी इंडिया की फर्स्ट ट्रू एसयूवी थी। और सेम ईयर में आई टाटा इंडिका भी इंडिया की फर्स्ट डीजल हैचबैक थी। इंडिको पहली कॉम्पैक्ट सेडान बनी और नैनो देश की सबसे सस्ती फोर व्हीलर बनी। टाटा की ये रिच और प्राउड लेगेसी हमें एक चीज जरूर सिखाती है कि अगर आपको देश से सच में प्यार है तो आप जो भी काम करते हैं उसके जरिए भी देश की सेवा की जा सकती है। और इसलिए हम दिवंगत सर रतन टाटा जी को जितना शुक्रिया करें वो नाकाफी है। पद्म विभूषण रतन टाटा जी का जाना सिर्फ उद्योग जगत ही नहीं बल्कि देश के हर एक नागरिक की निजी क्षति है। 90s के दौर में टाटा की गाड़ियां इंडस्ट्री पर राज करने लगी थी और एक दशक में ही टाटा का मार्केट शेयर 2010 में ऑलमोस्ट 14% तक पहुंच गया था। लेकिन जब मार्केट में कोरियन, अमेरिकन, जापानीज ब्रांड्स की कार्स आ गईं, तो टाटा की गाड़ियां आउटडेटेड रह गईं और फिर देखते ही देखते टाटा के ऐसे बुरे दिन शुरू हुए कि इसका मार्केट शेयर 2016 में लुढ़क कर 4.6% पर आ गया और दिसंबर 2018 के क्वार्टर में टाटा का टोटल लॉस ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ तक पहुंच गया था। ये उस वक्त बीएसई की दलाल स्ट्रीट में रिपोर्ट हुआ हाईएस्ट एवर क्वार्टरली लॉस था। लेकिन टाटा का जितना भयानक फॉल हुआ, कुछ ही सालों में टाटा ने उतना ही तगड़ा कमबैक भी किया और ऐसा कमबैक किया कि आज फिर से टाटा के पास 14% मार्केट शेयर है और हुंडई को पछाड़ने में बस जरा सा मार्जिन ही पीछे है। और टाटा की कई कार्स तो मारुति सुजुकी को भी सेल्स में पीछे छोड़ रही हैं। इसलिए हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि टाटा ने आखिर ये चमत्कार किया कैसे, इसके पीछे टाटा की कितनी सारी जीनियस स्ट्रेटजीज काम आई और कैसे टाटा का कमबैक अपने आप में केस स्टडी है। अगर आप इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइजेशन के बाद ग्लोबल कंपनीज के लिए खुल गई, तो 90s के एंड और अर्ली 2000 के वक्त एक ऐसा दौर आया था जब दुनिया भर के ऑटो मेकर्स की इंडिया में बाढ़ सी आ गई थी। ये वही दौर था जब इंडिया में Hyundai, ओपेल, दाइवू, शेवरले, टोयोटा, फोर्ड, फोक्सवैगन और स्कोडा जैसे ब्रांड्स की यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की कार्स हम इंडियंस को टेस्ट करने को मिली। और जहां ये इंटरनेशनल कार ब्रांड्स धड़ाधड़ नई गाड़ियां इंडिया में लॉन्च करते जा रहे थे, वहीं 1998 में आई सफारी और इंडिका के बाद से टाटा कोई नई कार लेकर नहीं आ पाई। हालांकि इस बीच इंडिका और सफारी के फेसलिफ्ट्स आए और इंडिका पर ही बेस्ड इंडिको मरीना और इंडिगो सीएस लॉन्च की थी। लेकिन ये कार्स भी बाय डीएनए इंडिका ही थी, यानी टाटा कोई कंप्लीटली नया प्रोडक्ट नहीं बना पाई। लेकिन फिर जब 2008 के बाद टाटा ने सूमो ग्रांडे, इंडिका विस्टा, मांजा और नैनो जैसी कार्स लॉन्च की थी, तब तक मार्केट में उसी सेगमेंट में दूसरे ब्रांड्स की बेटर लुकिंग और ज्यादा फीचर्स वाली कार पहले से ही आ चुकी थी। इसलिए टाटा का पूरा पोर्टफोलियो ही फेल होने लगा था और फिर 2016 तक टाटा का ऐसा पतन शुरू हुआ कि टाटा मोटर्स की सेल फ्री फॉल में नीचे गिरने लगी। लेकिन 2016 ही वो साल था जब टाटा के मेजर कमबैक की नींव भी पड़ चुकी थी। ये वो साल था जब टाटा मोटर्स ने गंटर बुच्चैक को हायर किया और कंपनी का सीईओ बनाया। बुच्चैक टाटा से पहले एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी एयरबस की भी कायापलट कर चुके हैं। बुच्चैक ने आते ही टाटा की कोर प्रोसेस से लेकर इनकी डीलरशिप्स और बिजनेस मॉडल तक हर चीज को रीशेप करना शुरू किया और यहीं से टाटा का टर्न अराउंड होने लगा। टाटा ने सबसे पहले तो अपनी ओल्ड और नॉन परफॉर्मिंग कार से पीछा छुड़ाना शुरू किया और 2017 में अपनी 8 गाड़ियां, जिसमें सूमो, सफारी, नैनो, आरिया, जेस्ट, बोल्ट, इंडिका और इंडिको जैसी कार्स डिसकंटिन्यू कर दी। इवन हेक्सा भी लॉन्च की 3 साल में ही बंद कर दी गई और एकदम ही नई कार्स पर स्क्रैच से काम करना शुरू किया और यहीं से टियागो, टिगोर और नेक्सॉन जैसी कार्स का बीज पड़ गया। लेकिन टाटा के टर्न अराउंड में जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा वो है इनकी जीनियस प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी। दरअसल किसी भी गाड़ी को बनाने के लिए कंपनीज को पहले उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करके एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ता है, जिसके अंदर गाड़ी का अंडर फ्लोर,
इंजन कंपार्टमेंट, चेसिस से लेकर और बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। और टाटा 2016 तक अपनी 10 गाड़ियों के लिए ऐसे 10 अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर ऑपरेट कर रही थी। यानी कि टाटा को हर एक मॉडल पर बहुत ही ज़्यादा पैसा फूंकना पड़ रहा था। लेकिन नए सीईओ गंटर बुटचेक ने इन सारे 10 प्लेटफॉर्म्स को बंद करके टाटा के लिए सिर्फ 2 नए और स्मार्ट प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए। इन प्लेटफॉर्म्स का नाम है ओमेगा और अल्फा। अब जैसे ही टाटा ने 10 प्लेटफॉर्म से सीधा 2 प्लेटफॉर्म पर स्विच किया, तो कार्स की डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एकदम से नीचे आ गई। ये चीज आपने पहले भी सुनी होगी कि जब अलग-अलग गाड़ियां प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं, तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। लेकिन ये होता कैसे है, ये भी हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं। दरअसल जब डिफरेंट कार्स एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं, तो उनके बीच कॉमन पार्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि हर एक कार के अपने अपने अलग और यूनिक पार्ट्स भी होते हैं, लेकिन जितने कम प्लेटफॉर्म्स होंगे, इनमें लगने वाले यूनिक पार्ट्स उतने ही कम होते हैं और कॉमन पार्ट्स उतने ही ज्यादा। अब मान लीजिए कि टाटा को एक प्लेटफॉर्म पर बन रही अपनी एक कार मॉडल के लिए 5000 स्टीयरिंग्स ऑर्डर करनी है, तो टाटा को पर स्टीयरिंग कॉस्ट $10 आएगी। लेकिन अगर एक ही प्लेटफॉर्म पर टाटा 7 कार्स बनाने लगेगी, तो वही सेम स्टीयरिंग वो अपनी 7 डिफरेंट कार्स में यूज कर सकती है। और ऐसे में टाटा एक साथ बल्क में 5 लाख स्टीयरिंग्स का ऑर्डर दे देगी, जिससे पर स्टीयरिंग कॉस्ट $10 की बजाय $5 ही पड़ेगी। यानी कि बिना कॉस्ट कटिंग किए प्रोडक्शन कॉस्ट की भारी बचत। अब आप खुद सोचिए कि सफारी, हैरियर, कर्व, नेक्सॉन, पंच, एल्ट्रॉज, टिगोर और टियागो, अब ये 8 गाड़ियां टाटा सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स पर बना रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी एफिशिएंट हो गई होगी। टाटा अपनी कॉम्पैक्ट कार्स अल्फा प्लेटफॉर्म पर बनाती है और बड़ी गाड़ियां ओमेगा प्लेटफॉर्म पर बनाती है। ये ओमेगा प्लेटफॉर्म लैंड रोवर डिस्कवरी पर बेस्ड है और इसीलिए टाटा की बड़ी एसयूवीज में लैंड रोवर का डीएनए दिखता है। जब टाटा ने अपनी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंट्रोल में कर ली, तो इन गाड़ियों का प्राइस भी बहुत सटीक रखने में कामयाब हो पाए। और यही वजह है कि जब 2016 में टियागो लॉन्च हुई, 2017 में हैरियर लॉन्च हुई और 2019 में एल्ट्रॉज लॉन्च हुई, तो इन गाड़ियों के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग थे। और ये चीज आज भी कंटिन्यू है। अब चाहे वो टाटा टियागो हो या बिग बल्कि सफारी, या चाहे न्यूली लॉन्च्ड कूपे एसयूवी टाटा कर्व क्यों ना हो, टाटा ने अपनी इम्पैक्ट डिजाइन स्ट्रेटजी के तहत हर एक गाड़ी के लुक्स, टेक्नोलॉजी, फीचर्स और इंजन पर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि कोई नहीं कह सकता कि 8 साल पहले टाटा की कार्स ऐसी दिखती थी। और आज भी मार्केट में सबसे बेस्ट लुकिंग कार्स टाटा की ही है। अब टाटा ने अपनी कार्स को सिर्फ प्राइस सेंसिटिव ही नहीं किया, बल्कि लाइफ सेंसिटिव भी किया है। 2017 में लॉन्च हुई टाटा नेक्सॉन ऐसी पहली मेड इन इंडिया कार बनी जो ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई। और इसके बाद टाटा ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर ऐसा काम किया कि उनके पोर्टफोलियो की सारी कार्स ग्लोबल एनकैप में शाइनिंग स्टार्स लाने लग गई और यहाँ से टाटा की ब्रांड वैल्यू अपने आप बनने लगी। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि टाटा सेफ्टी को लेकर अर्ली डेज से ही रिस्पॉन्सिबल रहा है और टाटा आरिया तो यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई थी। अब आते हैं टाटा के ईवी एडवांटेज पर। जब इंडिया में दूसरे कार मेकर्स इलेक्ट्रिक कार्स को भाव तक नहीं दे रहे थे, तभी टाटा ने ईवीज को लेकर सीरियसली काम शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते टाटा ने नेक्सॉन, टिगोर, टियागो और पंच ईवी के साथ इलेक्ट्रिक कार्स का पूरा पोर्टफोलियो खड़ा कर दिया। इसलिए टाटा को ईवीज में फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिल गया और आज की डेट में टाटा इंडियन ईवी स्पेस में 70% से ज्यादा मार्केट शेयर लेके बैठी है। ईवीज में इतने आगे होने पर टाटा को इनके वर्सेटाइल पावर ट्रेन्स का भरपूर फायदा मिलता है, क्योंकि जब 2023 में बेहद स्ट्रिक्ट BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स लागू हुए, तो जहां मारुति जैसे ब्रांड्स ने हमेशा के लिए डीजल कार्स बेचना बंद कर दिया, वहीं टाटा ने अपने डीजल इंजन पर और काम किया और उन्हें कंटिन्यू रखा। और आज की डेट में टाटा के पास पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक हर तरह के पावर ट्रेन्स में गाड़ी अवेलेबल है। और इन आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो टाटा की 61% सेल्स पेट्रोल कार से आती है, डीजल से 13%, CNG की 14% और 12% इलेक्ट्रिक कार से सेल आती है। और टाटा मोटर्स को एफिशिएंटली काम करने के लिए एक और सीक्रेट काम करता है, और वो है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का इकोसिस्टम। यानी कि टाटा मोटर्स के लिए ये कंपनीज हर तरह की टेक्निकल, लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए साथ आके काम करती हैं और इसीलिए हर चीज बहुत ही ज्यादा वेल मैनेज्ड रहती है। तो इतने सारे फैक्टर्स ने टाटा के कमबैक में अहम रोल निभाया है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, ये जरूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।